मेरा नाम आंचल है। हम एक ऐसे माहौल में रहने वाले लोग हैं जहां पर लड़कियों को डरा धमका कर रखा जाता है। आत्मरक्षा के नाम पर हमारे साथ खिलवाड़ किया जाता है, मगर लोग नहीं जानते कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, लोग हमारे लिए दिल में डर भी पैदा करते रहते हैं। हम लोग लड़कियों को फुल आज़ादी से जीने की परमिशन क्यों नहीं दी जाती? हम लड़कियों के साथ इतनी रोक टोक क्यों की जाती? हमें खुलकर सांस लेने की कोई क्यों नहीं दिया जाता? हमें हमारे हिसाब से ज़िंदगी क्यों नहीं जीने दी जाती? हमें क्यों घर से अकेले निकलने पर मना किया जाता है? जब हम घर पर देर से आते हैं तो हमें क्यों डांट कर धमकाया जाता है कि हम बेटियों को घर में देर से आने की परमिशन नहीं है? हमें हमारी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनने से भी रोका जाता है। और फिर इन सारी रोक टोक से हम लड़कियों मानसिक रूप से अपनी सुरक्षा के बदले अपनी खुशियों का सौदा कर लेती है। ऐसा होना बिल्कुल भी सही नहीं है। लड़कों पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती? वह अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े क्यों नहीं पहनते? क्यों लड़कियों से यह सवाल नहीं किया जाता है कि वह रात को देर से घर आते हैं? क्यों लड़कों से यह सवाल नहीं किया जाता है कि वह सुनसान सड़क पर अकेले क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमारा समाज लड़का और लड़की में भेदभाव करता है। हमारे समाज ने लड़कियों के दिल में हमेशा डर ही पैदा किया है, जबकि लड़कों को उनकी मर्जी के मुताबिक जीने पर उन्हें फुल आज़ादी दी जाती है, जबकि हम लड़कियों से भी तो हमारी मूलभूत आज़ादी तक छीन ली जाती है। कुछ ऐसे ही मर्द भी होते हैं जो औरतों की हिफाजत नहीं करते, बल्कि उन्हें नोच नोच के खाने पर उतर आते हैं। ये मेरी कहानी है, बहुत दुख भरी और दर्द से भरी हुई कहानी, जिससे हमारे ही रखवाले मेरी इज्जत के सौदागर बन गए थे। मैं उन रखवालों की बात कर रही हूँ जिन पर भरोसा करके लोग उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। मैंने तो कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे मैं अपने हिफाजत के लिए मदद की भीख मांगने के लिए जा रही हूँ, वही मेरे आरोपी बनेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी, और आप अपनी कहानी हमारे चैनल पर देखा चाहते हैं तो अपनी स्टोरी हमें मेल करें। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती थी। मेरे घर के हालात बहुत ख़राब थे। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और सिर्फ मैं थी। मैं जिसे कॉलोनी में रहती थी, वहाँ के काफ़ी सारे बच्चे मेरे ही स्कूल में पढ़ते थे और जब पास के ट्यूशन भी लेते थे। उन्हें में से एक बच्चा जिसकी उम्र 16 साल थी, वह 9th क्लास में पढ़ता था और मेरे ही पास ट्यूशन के लिए आता था। वह मेरा फेवरेट स्टूडेंट था और मेरे सबसे ज़्यादा करीब था। उन्हें हमेशा हर अच्छे बुरे का मेरा साथ दिया था। क्लास का सबसे होशियार और इंटेलिजेंट बच्चा नहीं वही था। उसका नाम सोनू था। सोनू और उसकी फैमिली को मैं काफ़ी टाइम से जानती थी। उसकी माँ की मौत 2 साल पहले हुई थी। उनको अचानक हार्ट अटैक हुआ और इस दुनिया से चली गई। तब सोनू बहुत ज़्यादा अकेला रह गया था। क्लास में भी बहुत इंटेलिजेंट बना रहता था। वह हम अपने पास में कुछ डिस्टर्ब था, तब पढ़ाई में भी उसका कोई ध्यान नहीं था। मैं उसको देख देख कर बहुत परेशान होती थी, क्योंकि जब क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा अचानक पढ़ाई से अपना ध्यान हटा ले तो उसके मार्क्स भी कम आने लगे। ज़रूर वही किसी न किसी बात पे डिस्टर्ब होता है। तब मैंने उसके साथ फ्रेंडशिप कर ली थी। मैं उसके डांट टीचर कम बल्कि उसकी फ्रेंड बनकर ज़्यादा रहने लगी थी। ज़िंदगी इसी तरह से गुजरने लगी। मैंने सोनू को काफ़ी हद तक संभाल लिया था। सोनू मेरी हर बात मानता था और मेरी बहुत इज्जत किया करता था। फिर कुछ समय बाद ही सोनू के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। उनका बेटा अपनी माँ के मर जाने की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था और फिर घर में उन दोनों का ध्यान रखने के लिए कोई औरत भी नहीं थी कि काम काज के सोनू के पिता को ही करने पड़ते थे। इसलिए सोनू के पिता ने उसके लिए दूसरी माँ लाने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक कुंवारी लड़की से शादी कर ली थी और इस तरह सोनू की सौतेली माँ घर में आ गई। लेकिन वह अभी तक अपनी सौतेली माँ को एक्सपेक्ट नहीं कर पाया था। उसे हमेशा से ही अपनी सगी माँ के लगाव रहा था। उसकी सौतेली माँ उस पर रोक टोक भी बहुत किया करती थी। सोनू मुझे अपनी घर की परेशानी आकर बताया करता था। मैं उसको तसल्ली दिया करती थी कि समझ चाहती थी कि अभी तुम्हारे पापा की शादी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं, अभी तुम्हें अपनी मम्मी के साथ, लेकिन तुम्हारे पापा की ज़िंदगी में शामिल होने के बाद वह तुम्हारी ज़रूरत का ख्याल रखेगी, यही तुम्हारे लिए बहुत है। मेरी बात सुनकर वो मुझे थोड़ा शांत नज़र आता था। उसकी सौतेली माँ से उसकी कम ही बनती थी। मुझे सोनू पर बहुत तरस आता था, जिसकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें थी, क्योंकि जो अपनी सगी माँ होती है वो सौतेली माँ नहीं बन सकती। कभी कभी सौतेली माँ सगी माँ बनकर दिखा देती है, मगर सोनू की सौतेली माँ उसके साथ रूखा सूखा सा बिहेवियर करती थी। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ मुश्किलें कम नहीं थी। मेरी माँ की टीबी की बीमारी थी, जबकि पापा मेरे पिताजी में ही रहते थे और मेरी कमाई खा रहे थे। कोई काम धंधा नहीं था। आज मैं स्कूल से जल्दी लौट आई थी।
जैसे ही घर आकर देखा तो मेरी माँ बुरी तरह से खांस रही थी और उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। मैं जैसे ही घर में घुसी तो उनकी हालत देखकर मैं परेशान हो गई थी और मैंने जल्दी से उसको संभाला तो वह मुझे देखकर कहने लगी, क्या हुआ बेटी, आज तुम्हारी जल्दी घर आ गई है हो। मैंने कहा, जी माँ, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तो मेरी माँ परेशान होते हुए मुझसे पूछने लगी, अच्छा क्या हुआ तुम्हें। माँ ऐसी होती है। मेरी माँ तबीयत के बारे में सुनकर अपनी तबीयत को भूल गई थी। मैंने अपने माँ से कहा कि तो मैं ठीक हूँ माँ, मगर मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने जैसे ही अपनी माँ के हाथों की तरफ देखा तो उन्हें वो अपने हाथों में पर्स पकड़ा हुआ था। मैंने इसे कहा लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ जा रही हैं। माँ कहने लगी, बेटी मैं ज़रा मेडिकल जा रही थी अपनी दवाई लेने के लिए। मैंने चौंकते हुए अपनी माँ की तरफ देखा और उनसे सवाल किया कि दवाई लेने आप क्यों जा रही हो, पापा कहाँ है। मेरी माँ ने अपनी आंखें झुकाते हुए, पापा तुम्हारे बहुत महबूबा के पास और हो सकता है। अपने पड़ोस घर में रुचिका आंटी रहती थी। उनके पति की 2 महीने पहले मौत हो गई थी। वह हमारे मोहल्ले में 2 साल पहले ही आई थी। जब 2 महीने पहले उनकी पति की मौत हो गई तो वह घर में अकेली रह गई थी। मेरे माता पिता उनको पर बहुत तरस आता था क्योंकि वह अपने घर में अकेली रहती थी। इसलिए मेरी माँ ने उसके घर आना जाना शुरू कर दिया था। वह हमारे घर आया करती थी। इसी दौरान उन्होंने मेरे पापा को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और फिर इस तरफ मेरे पापा भी मौका देखकर उनके घर में चले जाते थे। काफ़ी समय तक वो दोनों हम बेटी माँ अब उनके अफेयर के बारे में पता नहीं चला था, लेकिन जब पता चलने तो हमारे होश उड़ गए थे। इस दिन जब मेरी माँ बीमार पड़ी तो अकेले ही अपने लिए दवाई लेने घर से निकल रही थी और उनकी तबीयत खराब थी। तो उस समय पापा को अपनी पत्नी के पास होना चाहिए था ना, कि रुचिका आंटी के पास। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया था और मैंने अपनी मम्मी से कहा था कि आप यहीं पर रुको, अब मैं अभी आती हूँ। फौरन घर से निकली। मुझे मेरी मम्मी आवाज़ लगाती रह गई थी मगर मैंने उनकी बात को इग्नोर कर दिया था और घर से निकलकर मैं रुचिका आंटी के घर में चली गई। जैसे ही मैंने उनके घर का दरवाज़ा खोल कर देखा तो मेरे पापा रुचिका आंटी की गोद में सर रख कर लेटे हुए थे। मुझे अचानक उस समय वहां देखकर दोनों चौंक गए थे। मैंने आगे भी बढ़ते ही पापा से एक सवाल किया था, आखिर यह सब क्या हो रहा है। पापा कहने लगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मुझे आंख दिखाने की, चल जा घर पर, मैं अभी आकर तुमसे बात करता हूँ। मैंने उधर मम्मी की तबीयत खराब है और इधर आप उनसे छोड़कर इस घटिया औरत के साथ को। रुचिका अचानक मेरी बात पर गुस्सा आ गया था और उन्होंने पापा से कहा, देखते हुए तुम्हारी बेटी मुझे घटिया कर रही है। पापा मेरे गुस्से में बड़ी और मुझसे कहने लगी कि मैंने तुमसे कहा ना यहाँ से जा, अभी आता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, आपको अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। रुचिका आंटी मेरे पापा का हाथ पकड़कर कहने लगी, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दे दूंगी। इस समय घर में अकेली हूँ। मैंने कहा, आपको तो सारी जिंदगी अब अकेले ही रहना है। आपके पति इस दुनिया में से चले गए हैं। आप तो दूसरे के पतियों पर नज़र डालनी शुरू कर दी है। वह मुझे फटी आंखों से देख रही थी। मेरे पापा का हाथ उसने बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था। पापा बार बार यही कह रहे थे कि आंचल चली जा यहाँ से, वरना मेरा हाथ मुझ पर उठा, लेकिन उसका और पापा का हाथ छुड़वाने में लगी ही गई थी। तभी रुचिका ने मुझे धक्का दे दिया और मुझ पर गुस्सा आया और मैंने रुचिका के गाल पर 2-3 थप्पड़ जमा दिए थे। यहाँ तक कि उसने बाल की खींचते हुए पापा मुझे उसे छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। बुरी तरह से चीख रही थी और रो रही थी। मुझे आवाज़ बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि यह सब कुछ मैं अब से नहीं जाने की बर्दाश्त कर रही थी। मेरी बीमारी माँ मेरे पापा का घटिया औरत के लिए छोड़ दिया था। मेरी मम्मी आई तो उन्होंने मुझे रुचिका से अलग करवाया और वह कहने लगी कि हे भगवान के लिए घर चल बेटा, यहाँ कोई तमाशा खड़ा मत करो। पापा भी मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और कहने लगे कि मेरी हिम्मत कैसे हुई रुचिका जी के पर हाथ उठाने की, तू घर चल, मैं वहीं आकर तुझसे पूछता हूँ। मम्मी जबरदस्ती मुझे पकड़कर घर ले आई थी। मैं बहुत रो रही थी और पापा तो बुरा भला कह रही थी। पापा ने मम्मी से कहा, समझा लो अपनी बेटी को वरना तुम दोनों को घर से निकाल दूंगा। मैंने पापा से कहा कि यहाँ से क्यों जाएंगे, यह हमारा घर है। अगर आपको उस घटिया औरत के पास जाना है तो खुद चली जाओ, हमसे कोई वास्ता रखने की आपकी ज़रूरत नहीं है। उस दिन हम बाप बेटी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। बड़ी मुश्किल से यह मामला शांत हुआ था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने मम्मी का आहार डाइवोर्स करवा दूंगी, इसलिए मैंने कोर्ट के थ्रू पापा को नोटिस भिजवा दिया था, जिस पर पापा भड़क हुए गए थे और मुझसे कहने लगे थे कि यह सब क्या है।
क्या तुम अपनी मम्मी को मेरी तलाक करवाएगी? मैंने पापा से कहा, जी हाँ, मैं आपका तलाक भी करवाऊंगी और मम्मी से को इंसाफ भी दिलवाऊंगी। बस अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार रहना। सुबह का वक्त होता था, इसलिए यह कहकर मैं अपना पर्स उठाकर स्कूल के लिए निकल गई थी। पापा यह बात तो अच्छी तरह से जानते थे कि हमारा बेटी तलाक में उनसे सब कुछ मांग सकते हैं। मैं चाहती थी कि पापा इसी डर से की वजह से रुचिका आंटी के छोड़ दे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पापा इतने में भी और डरे नहीं थे कि उनका रुचिका के साथ अभी भी मिलना जुलना चालू था। उस दिन स्कूल जाने के बाद मैं बहुत थक गई थी और अपने कमरे में आराम से चली गई थी। मुझे नींद आ रही थी। शाम के 4 बजे से लेकर और रात के 8 बजे तक सोती रही थी। उसके बाद मैंने मम्मी के साथ बैठकर खाना खाया। कुछ देर स्कूल का काम करने के बिजी हो गई थी। अचानक घर में दरवाजे पर बेल बजने की, उस समय रात के 10 बज रहे थे। मैं दरवाजा से खोलना गई तो दरवाजा पर एक मर्द और एक औरत खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा, जी आप कौन हैं? तो मुझे आंचल आप ही हैं, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मैंने कहा, लेकिन आप लोग हैं कौन? तो उस आदमी ने मुझसे अपना आईडी कार्ड दिखाया। यह एक पुलिस ऑफिसर था, जबकि वह महिला कांस्टेबल में थी। उन्हें उन लोगों को घर के अंदर आने की परमिशन दे दी थी। हमारे स्कूल में काफ़ी दिनों से बच्चा की पढ़ाई लेकर घोटाले चल रहे थे। मैं शहर में बहुत बड़े स्कूल में टीचिंग करती थी। इस स्कूल में जो अमीर घरों के बच्चे होते थे और उनसे पढ़ाई लिखाई नहीं आती, वो स्कूल के कुछ टीचर को रिश्वत देने के बाद अपने बच्चों को अच्छे नंबर से पास करवा लिया करते थे, जबकि जो टैलेंटेड हमारी मेहनत थे और पीछे हो जाते थे। किसी पेरेंट्स ने स्कूल के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। बस यही सब कंफर्म करने के लिए वह दोनों पुलिस हमारे घर आए थे। मैं जानती थी कि रिश्वत लेने वाले टीचर कौन कौन से हैं। उन्होंने मुझे उनके नाम बताएं और कहने लगे कि क्या सच में यह लोग रिश्वत लेते हैं? मैंने कहा, जी यह तीनों की टीचर रिश्वत लेते हैं। जो उन्होंने कहा कि मैडम, आपको यह बात पुलिस स्टेशन जाकर कंफर्म करनी चाहिए। आपकी सच बोलने से स्कूल के ढेर सारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। मैंने कहा कि लेकिन इस समय तो उन्होंने कहा, मैडम थोड़ा अर्जेंट है कि क्योंकि स्कूल के 2 टीचर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। उनको अरेस्ट करने का हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए हम आपको गवाह बनाकर यहाँ से ले जा रहे हैं ताकि तीसरे का नाम भी आप बता दो और इन तीनों को सज़ा मिल सके। अभी वो पुलिस वाले मुझसे बात ही कर रहे थे कि इतनी ही देर में मेरी मम्मी कमरे से बाहर आ गई और कहने लगी, आंचल बेटा ये कौन है? मैंने उन लोगों को बताया कि मम्मी या पुलिस वाले हैं। इन लोगों ने स्कूल के 2 रिश्वतखोर टीचर को अरेस्ट कर लिया है और मुझे बयान लेने के लिए पुलिस स्टेशन अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। मेरी मम्मी कहने लगी, अच्छा तो ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैंने कहा, नहीं मम्मी, आप आराम करो और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, घर की चाबी ले जाती हूँ। तभी पुलिस इंस्पेक्टर कहने लगे, मैडम जल्दी कीजिए, हमें देर हो रही है। इस तरह जल्दबाजी करते हुए वो लोग मुझे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए थे। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद महिला कांस्टेबल ने मुझे एक कमरे में बैठने के लिए कहा था और कहने लगी कि आप यहाँ बैठिए सर, अभी थोड़ी ही देर में आ रहे हैं। वह पेट्रोलिंग के लिए गए हैं। मैंने कहा कि मुझे यहाँ बुलाकर वह पेट्रोलिंग के लिए चले गए हैं। तो वह महिला कांस्टेबल कहने लगी कि मैडम आप यहाँ बैठकर थोड़ी देर वेट कीजिए, बस कर जाते आते ही होंगे। मैं वहीं पर रखी हुई बेंच पर बैठ गई। काफ़ी टाइम हो गया था, कोई नहीं आया था और रात का भी काफ़ी हो गई थी, इसलिए मैं बेंच पर लेट गई थी और लेटे हुए मुझे नींद आने लगी थी। इसी बेंच पर ठीक लेट नहीं पा रही थी, इसलिए मैं ज़मीन पर अपना दुपट्टा बिछाकर उस पर लेट गई थी। फिर न जाने वो रात वो कौन सा समय था जब अचानक मुझे अपने पैरों पर गुदगुदी सी महसूस में हुई। मैं घबरा कर उठ गई और मैंने जैसे ही देखा कि वही इंस्पेक्टर मौजूद था जो मुझसे घर लेकर आया था। मैंने कहा, सर आप यह क्या कर रहे हैं? वह मुझे अजीब तरह से घर रहा था और मुझे टच करने की कोशिश कर रहा था। मैं चिल्लाने मगर किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। वो पुलिस कांस्टेबल इस बार मेरे करीब आ रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। मैं समझ गई थी कि वो मुझसे क्या चाहता है और वह मेरे करीब क्यों आ रहा है और फिर उसने मेरी इज्जत खराब कर दी। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, अभी मैं ठीक से संभल नहीं पा रही थी। उसके बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर आ गया और उसने भी मेरे साथ वही सब कुछ किया। जो फिर तीसरा आदमी आया और उसने भी मेरे साथ गलत काम किया। मैं इन तीनों से बचना चाहती थी। इन लोगों से बचने के लिए मेरे कई बार उठने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने मेरे साथ मार पीट की मुझे इतना मजबूर और इतना जख्मी कर दिया कि मैं उठने की काबिल नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि आज की रात मेरे लिए इतनी
खतरनाक साबित हो सकती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बेहोश हो गई थी और सुबह जब मुझे होश आया तो बुरी हालत में पुलिस स्टेशन से चलती हुई वहां से निकल आई थी। मगर अजीब बात यह थी कि मुझे न तो किसी से सहारा दिया था और न ही कोई मेरी मदद किया आया था। मैं नहीं जानती थी कि यह वर्दी वाले लोग जिन्हें हम अपना रखवाला समझते हो यही हमारा इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। बुरी तरह से मैं रो रही थी और रोते हुए अपने घर आई। मेरी मम्मी ने जब मेरी इतनी हालत देखी तो रोते हुए पूछने लगी कि बेटी तुम्हें क्या हुआ है, तो ऐसी हालत में किसने कर दी, मुझे बता। फिर मैंने रोते हुए अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया था। मेरी मम्मी भी बिलख बिलख कर रोने लगी थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तीनों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी, इसलिए मैं अपने ही शहर के दूसरे में चली गई थी। वहाँ जाकर मैंने उन तीनों पुलिसों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस इंस्पेक्टर को भी मेरा बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा था कि वह तीनों पुलिस इंस्पेक्टर को बहुत ईमानदार है, भला वह तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं। मैंने कहा उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, वह लोग झूठ बोलकर मेरे घर से ले आए थे और फिर वहां जाने के बाद सारी रात मेरे साथ यह कहकर रोने लगी थी। मैंने हाथ जोड़कर पुलिस इंस्पेक्टर से कहा था प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं आरोपियों को जेल की सलाखों में पीछे देखना चाहती हूँ, क्योंकि आज उन्होंने अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाते हुए मेरे साथ यह सब कुछ गलत किया है। वो शहर की किसी भी लड़की के साथ यह सब कर सकते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने इस बात का एक्शन लिया था और उन तीनों के पूछताछ की थी। उन तीनों के साथ इंसाफ कर दिया था और कहा था कि हमने इस लड़की को साथ भी कुछ भी नहीं किया। अगर आप लोग चाहो तो इसकी मेडिकल करवा सकते हो। मेडिकल में यह बात क्लियर हो जाएगी कि हमने इसके साथ कुछ गलत किया है। हमने इस पुलिस के स्टेशन बात करने के लिए बुलावा जरूर दिया था, लेकिन 1 घंटे बाद ही अपने पुलिस स्टेशन से भेज दिया था। क्या पता इसने तीसरी सारी रात कहाँ गुजारी और यह सब अपने घर की पहुंची और यह हमारी इल्जाम लगा रही है। इसके साथ जरूर किसी और ने यह सब किया है और हम यहीं के फंसाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने मेरी मेडिकल करवाया। मुझे भी तसल्ली थी कि मेडिकल में रिपोर्ट आने के बाद यह बात क्लियर हो जाएगी कि इन तीनों ने मेरे साथ गलत किया है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। इन लोगों ने मुझे बहुत बड़ा जुल्म किया था। मगर हैरान तो मैं हुई थी जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया था। मेडिकल रिपोर्ट मुताबिक मेरे साथ कुछ गलत किया गया था। मैं अपनी गहरी सोच से पड़ गई थी। ऐसा कौन हो सकता है जो मेरे साथ इन तीनों के ने गलत किया। तो फिर मेडिकल रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि क्योंकि जाती मैं रो रो कर बुरा हाल हो गया था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। अपनी मम्मी को मैंने इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मैं जब घर से निकलती थी तो अपनी मम्मी के से यही कहकर निकलती थी कि स्कूल जा रही हूँ। जब से मेरे साथ यह सब कुछ हुआ था मैं टीचिंग पर जा रही नहीं थी। मैं अपनी बीमारी माँ को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि बेटी तुम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने। मैंने उससे कहा कि मेरे साथ पुलिस वालों ने तो यह सब कुछ किया है, तो फिर भी कैसे उन लोगों की कंप्लेन पुलिस की कर सकती है। लेकिन सुकून तो मुझे भी नहीं मिल रहा था। अपनी मम्मी को समझा दिया था कि और मैं खुद चोरी चुपके इन लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के लिए आ गई थी। मेडिकल रिपोर्ट आने के पुलिस वालों को यही लगता था कि मैं इन तीनों पुलिस इंस्पेक्टर पर गलत आरोप लगा रही हूँ। मुझे मजबूर अपना केस वापस लेना पड़ गया था। मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। अपनी किस्मत पर रो रहती थी। मैंने स्कूल में टीचिंग करना भी छोड़ दिया था। पापा को तो हम दोनों माँ बेटी कोई ख्याल ही नहीं आता था। वह पूरी तरह से रुचिका आंटी के घर पर ही रहने लगे थे। मुझे तो अपने घर के से बाहर निकलने पर भी डर लगता था। एक दिन के दरवाजे की बेल बजी, मैं डर गई थी। न जाने कौन आया है। मैं खड़ी हुई सोच रही थी कि अगर वही पुलिस इंस्पेक्टर हुए तो और मुझे यहाँ से ले जाने के लिए तो क्या होगा। धीमे धीमे कदमों से चलते हुए दरवाजे की तरफ गई। मैंने जैसे ही दरवाजा खोल कर देखा तो मेरी जान में जान आ गई, क्योंकि दरवाजे पर सोनू आया था। सोनू कहने लगा, आंचल दीदी आप काफ़ी दिनों से स्कूल में नहीं आ रही है, क्या हुआ। मैंने सोचा है कि मैं आपसे मिलने के लिए आ जाता हूँ। आपको पता है कि आपके बिना मेरा स्कूल बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उसने मुझे इतना परेशान देखा तो वह मेरी परेशानी होने की वजह से पूछने लगा था। वह बिल्कुल मेरे साथ फ्रेंडशिप बिहेव करता था। उसका कोई दोस्त नहीं था। वह मुझे ही अपना दोस्त समझता था। सोनू से मुझसे बार बार पूछ रहा था, आंचल दीदी आपको क्या हुआ है, आप इतनी खामोश हो और आखिर क्या बात हो सकती है। फिर मैंने रोते हुए सोनू को सब कुछ सच सच बता दिया था। मैं जानती थी कि सोनू की उम्र अभी कम है, मगर जब
को यह बात नहीं बतानी चाहती थी, लेकिन जब सोनू मुझे तसल्ली देने के लगे और उसने कहा कि फिक्र मत करो, हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। हमने उन लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी दर्ज कराई थी। मैंने सोनू से कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं खामोश बैठ गई थी? मैं गई थी पुलिस के पास उन तीनों को शिकायत लेकर, दूसरे थाने के पुलिस इंस्पेक्टर के पास, लेकिन जब यह पता बात जाने के लिए मेरे साथ गलत हुआ है या मैं नहीं मेडिकल कराया गया तो मेडिकल की रिपोर्ट में कुछ ऐसा भी नहीं आया था। उन लोगों ने उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया था कि मैं इन पुलिस वालों पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मैं घटिया लड़की हूँ, बस मजबूरी में आकर मुझे हटना पड़ गया था क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। सोनू कहने लगी, दीदी आपको हर नहीं मानना चाहिए था, आपको दोबारा पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और वहां जाकर उन तीनों के खिलाफ दोबारा से रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, क्योंकि आपको साथ तो सच में गलत हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट गलत भी हो सकता है। उन पुलिस वालों ने मेडिकल रिपोर्ट वाले डॉक्टर को रिश्वत दे दी थी, मेडिकल रिपोर्ट बदल गई है। तो मैंने सोनू से कहा कि सब ठीक, तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन मैं किस तरह से अपना सच साबित करूंगी? यह कहकर मैं फुट फुट कर रोने लगी थी और सोनू मुझे तसल्ली देने लगा था कि मुझसे बात करने के बाद मेरा मन हल्का हो जाता था, क्योंकि मेरी मुलाकात उससे अब काफ़ी दिनों से हुई थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। अब रुचिका आंटी ने हद कर दी थी कि वह हमारे घर आ गई थी और मैं यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि पापा उन्हें हमारे घर ले आए थे और कहने लगे थे कि जितना यह तुम लोगों का घर है उतना ही रुचिका भी है। मैंने रुचिका से शादी कर ली। जब यह बात मैंने और मम्मी ने सुनी तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। रुचिका आंटी बड़े घमंड के साथ हम लोगों के घर में रहने लगी थी। हम दोनों बेटी माँ रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि वह औरत जिसने मेरे पिता को मुझसे और मेरी मम्मी को छीन लिया, वह हमारे घर में रोज राज करे। एक दिन मैं किचन में चाय बना रही थी, तब रुचिका आंटी किचन में आ गई और कहने लगी, मेरे लिए भी चाय बना दो। मुझे उनकी बात यह पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अपनी नौकरानी नहीं, आप इस घर में आ गई हो इसका मतलब यह नहीं कि मुझ पर हक चलाने लगो। वहीं पर रुचिका आंटी ने मेरे साथ बदमाशी करना शुरू कर दी थी। मुझे उल्टा सीधा बोलने लगी थी। मुझसे यह बस सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने डंडा उठाकर उनको पीटना शुरू कर दिया था। तब पापा ने उसको बचाया था। मम्मी भी मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ले गई थी। मैंने मम्मी से कहा, आज ये सब कुछ की वजह से हो रहा है। अगर उस दिन आप अपने पापा को तलाक देने से इनकार न किया होता तो इस घर में हम लोग सुकून से रह रहे होते। मैंने कोर्ट के थ्रू पापा के नोटिस भिजवा दिए थे ताकि पापा मम्मी को डिवोर्स दे सके, मगर मम्मी ने पापा के डिवोर्स लेने के खिलाफ साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि वह मेरे पति की है। अब इतनी उम्र हो जाने के बाद मैं अपने पति सर डाइवोर्स लेती हुई अच्छी नहीं लगूंगी। मैंने मम्मी को समझाया था कि जब पापा आपके पति और एक जवान बेटी के पिता होते हुए पड़ोस की औरत के साथ अफेयर चला सकते हैं तो आप पापा को डिवोर्स न क्यों नहीं दे सकती। मम्मी ने कोई मेरी बात नहीं सुनी थी और इसी वजह से आज घर में इतना ज़्यादा हंगामा हुआ था कि उसी रात हमारे घर में 2 महिला कांस्टेबल आई गई थी और ज़बरदस्ती मुझे अरेस्ट करके ले गई। मेरा जुर्म क्या था यह तो मैं जानती नहीं थी। अफसोस की बात यह थी कि मेरे पापा खड़े हुए यह सब कुछ तमाशा खामोशी से देखते रहे। उन्होंने जब मुझे उन लोगों के बचने की कोशिश भी नहीं की जाती, जबकि मेरी मम्मी बिलख बिलख कर रो रही थी। मेरी पापा की कंडीशन भी ऐसी नहीं थी जो हमारे साथ चल सकती थी। वैसे भी लोग मुझे ही लेने के लिए आए थे मेरे साथ। उन्होंने उस रात फिर से वही सब कुछ किया था और फिर से मुझे सारी रात इस्तेमाल करते हुए मेरी बाद में बुरी हालत। मैं पुलिस स्टेशन से जाने के लिए कहा था। मैं दोबारा से तुम्हारे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के लिए चली गई थी और उन लोगों को बताया कि कल रात भी इन लोगों ने मेरे साथ वही सब कुछ किया। उन्होंने कहा, तब तुम बार बार पुलिस वालों का इल्जाम लगा रही हो, आखिर तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैंने कहा था कि आपकी पुरानी वाली मेडिकल रिपोर्ट तो झूठी निकलती है। मैं चाहती हूँ कि दोबारा से मेरी मेडिकल कराया जाए ताकि अब की बार आप लोगों सामने सच आ जाए, लेकिन इस बार मेडिकल रिपोर्ट गलत नहीं होनी चाहिए। मुझे तो शक है कि पहले मेडिकल रिपोर्ट पर आप लोगों ने फर्जी दी थी, मगर मेरी बात पर कोई अभी यकीन नहीं करने के लिए तैयार था। मेरा केस इस बारे में पुलिस स्टेशन में नहीं लिया गया था और उन लोगों ने मुझे वहीं से डांट कर भेज दिया था। कहा था कि अगर यहाँ से नहीं गई तो अरेस्ट कर लेंगे। तुम पुलिस वालों पर गलत और झूठा इल्जाम लगा रही हो। लेकिन मैं हार मानने के लिए वालों में से नहीं थी। मैंने कह दिया था कि अगर आप लोग मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो डाल दो, मगर मुझे इंसाफ चाहिए। आप लोगों को उन लोगों के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना ही होगा। मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, बल्कि वह लोग मेरे साथ दूसरी बार ऐसे कर चुके हैं।
पुलिस स्टेशन में जितने भी पुलिस वाले मौजूद थे, कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं इस तरह घूट घूट कर नहीं जी सकती थी, इसलिए मैंने अपनी जान लेने का फैसला कर लिया था। मैं जब पुलिस स्टेशन से रोती हुई निकलती तो मेरी टक्कर एक बड़ी गाड़ी से हो गई थी, क्योंकि मुझे अपना कोई होश नहीं था और मैं सड़क पर बेहोश होकर चली जा रही थी। टक्कर होने की वजह से गिर गई थी। गाड़ी पर जल्दी ही ब्रेक लगा लिया गया था, इसलिए मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। जब मुझे जमीन पर गिरने से मामूली की खरोच आई थी, मैं खुद संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक गाड़ी के अंदर से एक आदमी बाहर निकला और उसने कहा, मैडम आपको कहीं चोट तो नहीं आई? मैंने उससे कहा, मुझे चोट की परवाह नहीं, आप तुम अगर मुझे अपनी गाड़ी से उड़ा भी देते तभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी जान लेने के लिए जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर अचानक वह चौंक गया था और कहने लगा था कि क्या आपको कोई परेशानी है? आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? मैंने कहा कि किसी को कुछ भी बताने का क्या फायदा। मैं जमीन से उठकर खड़ी हो रही थी। अचानक मेरे कदम लड़खड़ा गए और मैं गिर गई। उस आदमी ने मुझे संभाल लिया और कहने लगा कि अगर कोई आपको परेशान है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं बहुत रो रही थी। तब उस आदमी ने कहा, आप जरूर परेशान हो, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं एक सीबीआई पुलिस ऑफिसर हूँ। उस आदमी की बात सुनकर मेरे कान अचानक खड़े हो गए थे। मैंने सोचा, अगर मैं उस आदमी को अपनी परेशानी बता दूं तो शायद मेरी मदद हो सकता है। मैंने इस आदमी को अपनी सारी परेशानी के बारे में बता दिया था और मैंने कहा था कि मुझे इंसाफ चाहिए, क्या सीबीआई मुझे इंसाफ दिलवा सकती है? वो सीबीआई ऑफिसर मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गया था और वहाँ ले जाने के बाद उसने मेरा सामान कुछ महिला ऑफिसर से करवाया और कहा था कि आप इनकी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दे कि ज़रूरत की जाएगी। उससे मुझे उम्मीद थी कि यह इंसान मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि एक ईमानदार इंसान लग रहा था। मैं दोनों लोगों को, महिला ऑफिसर को अपने साथ हुई एक रात हरकत के बारे में बता दिया था। महिला ऑफिसर मेरी सारी बात सुनने के बाद मुझसे मेरे घर का एड्रेस पूछने लगी थी। उन लोगों ने कहा था कि आपको न्याय जरूर मिलेगा, हम आपकी मेडिकल रिपोर्ट करवाते हैं। उन लोगों ने भी मेरी मेडिकल रिपोर्ट करवाई थी, मगर अजीब बात यह था कि मैं इस मेडिकल रिपोर्ट में वही आया था जो हम पिछले रिपोर्ट में आ चुका था। मगर मैं बार बार रोकर यही कह रही थी कि मेरे साथ ऐसा बार नहीं बल्कि 2 बार किया गया है। मैं गलत नहीं हूँ। पुलिस मुझे अपने पास कस्टडी में रख लिया था और उन्होंने अपने तरीके से इस केस को हैंडल किया था। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि वह लोग मेरे इस तरह से भी मदद कर सकते हैं। मगर फिर कहने लगे कि ना, भगवान सब्र करने वालों के साथ होता है, सच कभी नहीं रह जाता। और फिर 1 महीना यह केस चलने के बाद मेरे मुजरिमों को सजा मिल गई थी। सीबीआई ने मेरे बयान पर उन तीनों पुलिसों ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया था और उनका भी मेडिकल करवाया गया था। उस रात मैंने जो कपड़े पहने थे उस कपड़े में मुझे मंगवाए गए थे। मेरे घर वालों भी उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया था और उनसे भी पूछताछ की गई थी। जिन तीनों पुलिसों वालों को खिलाफ मैंने सीबीआई में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उन तीनों को कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए गए थे और उनकी फ़ोन लोकेशन भी। इस सब से तो उन्हें कुछ नहीं मिला था, लेकिन जब मेरे कपड़े की जांच की गई थी तो उन कपड़ों पर इन तीनों के एक पुलिस इंस्पेक्टर के स्पर्म के क्लू मेरे दुपट्टे से मिले थे, क्योंकि उस रात मैं ज़मीन पर अपना दुपट्टा बिछाकर लेट गई थी और उन लोगों ने मेरे साथ गलत काम करने से पहले इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा था, जिसकी वजह से मेडिकल रिपोर्ट में यह बात साबित नहीं हो रही थी कि मेरे साथ गलत काम किया गया है। और उसके परफ्यूम की खुशबू मेरे कपड़ों में तभी ये तक फंसी हुई थी, लेकिन शायद उस दिन मेडिकल के दौरान उन लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि मेरे कपड़ों भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ मेरी जांच की थी। एक दिन पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने के बाद उसने बाकी दोनों पुलिस ऑफिसर का भी नाम उगल दिया था। सवाल यह था कि उन लोगों ने मेरे साथ सब कुछ क्यों किया था, तो पुलिस ने अपने तरीके से उन लोगों को यह सब बात भी उगलवाती थी। जब उनकी खूब पिटाई की गई थी तो उन्होंने यह सब किससे कहने पर किया था उसका भी नाम ले लिया था। उन तीनों पुलिस ऑफिसर ने यह सब कुछ किसी और के कहने पर नहीं बल्कि मेरे पिता और रुचिका के कहने पर किया था। मैंने जब रुचिका पर हाथ उठाया तो रुचिका को बहुत गुस्सा आया था और उसने पापा से कहा था कि तुम्हारी बेटी का न कुछ तो करना होगा। पापा ने कहा था कि हाँ, मैं अपनी बेटी से बहुत तंग आ गई हूँ। रुचिका का एक ऐसी औरत थी जो पहले कभी एक बाजारू औरत कहलाई जाती थी।
वही पुलिस ऑफिसर उसके भी कांस्टेबल में थे, इसलिए उसने मुझे मज़ा चिखाने के लिए उन तीनों पुलिस ऑफिसर से यह सब कुछ करने के लिए कहा था। और वो ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि अगर मैंने उन तीनों के पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कर दी तो पुलिस ज़रूर मुझसे सबूत मांगेगी, जबकि मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। हाँ, उन लोगों के कहने पर पुलिस मेरा मेडिकल ज़रूर करवा सकती है, और ऐसा ही हुआ था। मेडिकल करवाने पर मुझे न्याय नहीं मिल सका था। मुझे शर्म आती थी अपने पिता पर, उसने अपनी ही बेटी के साथ यह सब कुछ किया था। जो पुलिस इंस्पेक्टर और लेडी कांस्टेबल मुझे घर से ले गई थी, पुलिस स्टेशन जाने के बाद लेडी कांस्टेबल को उसके घर भेज दिया गया था, और उसके पहले पुलिस वाले इंस्पेक्टर ने बाकी 2 पुलिस इंस्पेक्टर को फ़ोन करके पुलिस स्टेशन बुला लिया था, और उनसे मेरे साथ गलत काम करने की भी पैसे वसूल किए थे। लेडी कांस्टेबल को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि यह लोग मुझे गंदे इंजाम के लिए वेपर ले गए हैं। जब लेडी कांस्टेबल से बात की गई तो उसने ज़रूर बताया था कि उसने मुझे मेरे घर से उठाया था, और दूसरी बार भी वह मुझे मेरे घर से ले गई थी, लेकिन उसके सीनियर ऑफिसर ने रिश्वतखोरी वाला ही केस बताकर मुझे मेरे घर में बुला लिया था, और पुलिस कांस्टेबल पहुंचते ही लेडी कांस्टेबल को उसके घर भेज दिया गया था। उसके बाद वह कुछ नहीं जानती थी कि मेरे साथ इन लोगों ने क्या किया है। मैं सीबीआई पुलिस के आज की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इंसाफ दिलाने की मदद की। लड़कियों को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, उनको डांट कर अपने इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए। और अगर उस दिन मैं उस सीबीआई पुलिस ऑफिसर की गाड़ी से न टकराती तो शायद मुझे आज इंसाफ न मिल पाता। मेरे पापा और रुचिका आंटी को अरेस्ट कर लिया गया था, जिन्होंने मुझे सिर्फ मज़ा सिखाने के लिए मेरे साथ यह सब कुछ किया था। जब यह बात मेरी मम्मी को पता चली तो मेरी मम्मी फूट फूट कर रोई थी, और उसने कहा था कि मुझे इस आदमी को पहले ही छोड़ देना चाहिए था। मैं नहीं जानती कि यह सब आदमी दूसरी औरत के खाने में आकर इतनी हद तक गिर सकता है कि अपनी बेटी पुलिस वालों के हवस का निशाना बना दे। पुलिस ने रुचिका आंटी और पापा को अरेस्ट कर लिया था, और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी। इंसाफ मिलने के बाद मैं बहुत खुश थी, और आज मैं इस दुनिया से सर उठाकर जी रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा इंसाफ मिल चुका है। लेकिन सावधान करना चाहती हूँ उन बेटियों को जो इसे घिनौने लोगों का शिकार बन जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी हमारी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।